हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में। पिछले सेशन में हम लोग क्लास 7th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4 नंबर चैप्टर और उस चैप्टर का पहला पार्ट यानी कि जितने भी इस चैप्टर में कंसेप्ट हैं सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। आज के इस सेशन में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सोल्व करेंगे, जिसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टाइप का कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल वरण्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर। यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसके बारे में? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर के बारे में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द ट्रोपोपॉज इज एट द लोअर एल्टीट्यूड ओवर द पोल कंपेयर टू इक्वेटर। यानी कि जो ट्रोपोपॉज है, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि ट्रोपोपॉज होता क्या है। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और उस वीडियो को देखिए। सारा लेयर हम लोग स्ट्रक्चर के डिफरेंट लेयर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा की है। तो सबसे जो अर्थ के ऊपर जो सबसे पहला लेयर है वो क्या है? ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर के बाद क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर। और इन दोनों के बीच का एक बाउंड्री है, पतला सा लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। अब ये ट्रोपोपॉज क्या है? एक बात समझिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है इसमें जो एल्टीट्यूड के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। इतना हम लोग को पता है कि एल्टीट्यूड के साथ साथ जो हमारा टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। लेकिन ये जो ट्रोपोपॉज है इसके बीच में जो टेम्परेचर है ये लगभग कांस्टेंट रहता है, यानी कि ना ही इंक्रीज ज्यादा करता है और ना ही ज्यादा डिक्रीज करता है। तो ये क्या है? ट्रोपोपॉज है। आपको बताना है कि क्या पोलर एरिया में इस ट्रोपोपॉज का जो हाइट है अर्थ के सरफेस से पोलर एरिया में वो कम है और इक्वेटर एरिया में ज्यादा है। तो स्टेटमेंट सही है। तो पोलर एरिया में जो खास करके जो उस एरिया है वो क्या होता है? कूलर एरिया होता है। पोलर एरिया कूलर एरिया होता है और उस कूल होने के कारण जो वहां पे स्ट्रेटोस्फीयर है वो लगभग 5 to 6 to 8 किलोमीटर के आसपास है। 5 to 8 किलोमीटर के आसपास है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एयर है, मैक्सिमम एयर वो अर्थ के सरफेस पे सिंक रहता है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हाई है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसके कारण। तो वहां पे जो ट्रोपोस्फीयर का जो हाइट है वो क्या है? कम है। जब ट्रोपोस्फीयर का ही हाइट कम होगा तो ट्रोपोपॉज का भी हाइट कम होगा। इक्वेटोरियल एरिया में जस्ट उसके उल्टा हो गया। यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है। जब हीट ज्यादा है तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा एक्सपेंड करेंगे, उसके कारण जो हमारा ट्रोपोस्फीयर है वो ज्यादा दूर तक है। यहाँ पे जो क्लाउड बनेगा वो ज्यादा हाइट पे बनेगा और जो पोलर एरिया में क्लाउड बनेगा वो ज्यादा अर्थ के सरफेस के नजदीक बनेगा, 5 to 8 किलोमीटर के आसपास। तो पहला रीजन सही है कि ट्रोपोपॉज जो पोलर एरिया में लोअर एल्टीट्यूड पे होता है कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन पे। और इसका मेन कारण क्या है? तो टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस। जहां में टेम्परेचर बहुत कम है वहां पे एल्टीट्यूड भी कम होगा और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो एल्टीट्यूड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रोपोस्फीयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड। ट्रोपोस्फीयर बोल रहा है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है एल्टीट्यूड के साथ साथ डिक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो फीचर है कि एल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर में डिक्रीज आना, ये किसके लिए है? तो ट्रोपोस्फीयर के लिए है। किसके लिए है? तो ट्रोपोस्फीयर के लिए है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है और इस ओजोन लेयर के कारण यहाँ पे हाइट के साथ साथ टेम्परेचर में भी क्या होता है? इंक्रीज आता है। टेम्परेचर में भी क्या होता है? इंक्रीज आता है। इसलिए जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। सेकंड नंबर स्टेटमेंट गलत है। यानी कि जब सेकंड नंबर स्टेटमेंट गलत है तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब बचा हमारे पास दो स्टेटमेंट। देखते हैं 3 नंबर स्टेटमेंट क्या बोलता है। 3 नंबर बोलता है कि जो हमारा आइनोस्फीयर है, जिसको हम लोग थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, आइनोस्फीयर को थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। जैसे कि पहला है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, जिसको हम लोग आइनोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि रेडियो कम्युनिकेशन के लिए
रेडियो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही यूजफुल है ये स्फीयर, यानी कि द आयनोस्फीयर विच एड इन द रेडियो कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो पहला लेयर क्या है, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद क्या है, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर, और उसके बाद मेसोस्फीयर में क्या होता है, जो मैक्सिमम मेटेरॉइड्स जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं इसी लेयर में क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। मेसोस्फीयर के जस्ट ऊपर क्या है, थर्मोस्फीयर। ये स्फीयर बहुत ही गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, लेकिन हीट हमें फील नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत दूर दूर पे हैं, ठीक। और इसी थर्मोस्फीयर का पार्ट क्या है, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो सही आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? देखो पहला वाला जो पार्ट है इस चैप्टर का उसको जाइए आप लोग, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, वहां पे देख लीजिए। उसके बाद आइए पहले क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, नहीं बन रहा है तो फिर आप वीडियो आगे कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिनोमिना वेयर द सन रेज ट्रैप्ड बाय अ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर लीडिंग टू द वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज एनालॉगस टू विच ऑप्शन। देखो बोल रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है खास करके ट्रोपोस्फेयर में, खास करके ट्रोपोस्फेयर में, तो ये हमारा अर्थ सरफेस, ये है अर्थ सरफेस। यहाँ पे कौन है, सन। तो सन रेज यहाँ पे आता है, सन रेज यहाँ पे आता है, ठीक है, सबको पता है कि आएगा। लेकिन आपको अपने एटमॉस्फेयर के जो गैसियस कंपोजिशन है, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज द गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, एबव द अर्थ सरफेस, तो एटमॉस्फेयर में जो गैस का कंपोजिशन है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान में लाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन। ये हमारे मेन कंपोनेंट है जो दोनों मिलाकर के लगभग कितना होते हैं, 99%। नेक्स्ट 1% में, नेक्स्ट 1% में आपको मिलेगा CO2, CO2, और बताओ क्या मिलेगा, CO2 के बाद ओजोन, ओजोन के बाद क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या मिलेगा, हीलियम, हीलियम के बाद क्या मिलेगा, एक और है, और क्या है उसका थोड़ा सा नाम हम भूल रहे हैं, ऑर्गन, ऑर्गन, ठीक, वो है। ये 1 टेम्परेचर के पार्ट है, 1% के पार्ट है। अब ये जो हमारा मेन यहाँ पे हमें जिसके बारे में चर्चा करना है वो है CO2, मीथेन और वाटर वेपर। ये क्या होते हैं कि हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर एक लेयर बनाते हैं। ये है किसका लेयर, CO2 का, मान के चलो किसका लेयर है, ये CO2 का एक लेयर है। जो सन के इनकमिंग रे है वो क्या करता है कि इस लेयर को क्रॉस करके अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। ध्यान से सुनना, जो सन का इनकमिंग रेडिएशन है, सन का इनकमिंग रेडिएशन है वो इस लेयर को क्रॉस करके हमारे अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। लेकिन जब ये रेडिएशन यहां से रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है, तो ये रेडिएशन इस लेयर के पार नहीं जा पाता है, और जाता भी है तो बहुत कम जाता है। यानी कि ये रेडिएशन इसी लेयर में, इसी गैसियस लेयर में क्या हो गया, ट्रैप हो गया। और इसी रिफ्लेक्शन के बाद जो अब रीडायरेक्ट किया जाएगा, रिटर्न होगा, फिर ये ऐसे, फिर ये वहां पे टकरा करके क्या होगा, रीरेडिएट किया जाएगा। इसी के कारण हमारा जो अर्थ का सरफेस है ये गर्म रहता है। लेकिन जो CO2 का जो हमारे पास कंपोजिट मात्रा है, अमाउंट है, वो कितना है, केवल 0.03%। ये एक परफेक्ट अमाउंट था, परफेक्ट अमाउंट है किसके लिए, तो हमारे अर्थ को, अर्थ के सरफेस को गर्म रखने के लिए, अर्थ के सरफेस को गर्म रखने के लिए CO2 का ये परसेंटेज बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि डे बाई डे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किए, जिसमें से CO2 का बहुत ज्यादा इमिशन किए, और CO2 का जो एब्जर्व करने वाले जो ट्री है, पेड़ पौधे हैं, उसको भी हम लोगों ने नष्ट किए, जिसके कारण हमारी एटमॉस्फेयर में ये जो परसेंटेज है इसका, ये इंक्रीज होते गया। जब ये इंक्रीज हुआ तो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो ये आउटगोइंग जो सन रेडिएशन है इसको ट्रैप करते गया, और फिर इसको रिडायरेक्ट करते गया, जिसके कारण हमारी अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ता गया, और इस पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल
ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग कब? जब CO2 के अमाउंट में इंक्रीज आएगा तब। लेकिन अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मीथेन है और जो वाटर वेपर है, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस गैस। तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल सकते हैं। जिसमें क्या होता है, जो इनकमिंग जो सन रेडिएशन है, जो अर्थ के सरफेस पे, सन से अर्थ के सरफेस पे आता है, उसके लिए ओपन है। यानी कि यहां पे ये रेडिएशन आ सकते हैं लेकिन वापस आउटर स्पेस में नहीं जा सकते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जा सकते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल जो ग्रीन हाउस गैस है, वो इससे आउटगोइंग रेडिएशन को ट्रैप करके फिर रिडायरेक्ट करते हैं अर्थ के सरफेस पे, जिसके कारण हमारा अर्थ क्या होता है? गर्म रहता है। तो ये एनालॉगस है किससे? तो हीट रिटेंशन इनसाइड अ ग्रीन हाउस। ये जो ग्रीन हाउस बना किसके द्वारा? ये जो लेयर के द्वारा, सॉरी, इस लेयर के द्वारा जो ग्रीन हाउस बना है उसमें, उसी के कारण हमारे अर्थ पे जो हीट है वो रिटेन रहता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं रहते तो हमारा अर्थ मान के चलो कि फ्रोजन रहता, दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता और रात में टेम्परेचर इतना कम होता कि फिर जीना मुश्किल है। ठीक है, तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो क्या है? सही ऑप्शन है, द हीट रिटेंशन इनसाइड ग्रीन हाउस। ये जो ग्रीन हाउस है, इस ग्रीन हाउस में हीट रिटेंशन में क्या होता है? हीट रिटेन करता है, यानी कि हीट बचा करके रखते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर फार्मिंग में यूज करते हैं। कहीं कहीं देखे होंगे कि एक बड़ा सा ऐसे टेंट बनाया जाता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या पॉलिथीन का, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन का एक बड़ा सा टेंट बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि सन रेडिएशन तो आता है अंदर, लेकिन वापस नहीं जा पाता, जिसके कारण ये पूरा जो टेंट होता है वो गर्म रहता है। उसके कारण क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो गर्मी के दिन में, जो समर सीजन में हम लोग फसल उगाते हैं, वो फसल इसको हम लोग विंटर सीजन में भी इस टेंट हाउस में क्या कर सकते हैं? उपजा सकते हैं। टेंट हाउस में हम लोग उसको विंटर सीजन में, जो समर सीजन में होने वाला फसल है, उसको हम लोग विंटर सीजन में क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट और बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोई दिक्कत है? देखो, पहला वीडियो आप लोग प्लीज जाकर के देखिए, नहीं देखना है तो पहले इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन सही हो रहा है गलत हो रहा है, उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इफ द अर्थ एक्सिस वेयर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ठीक, ये सन है, हम सबको पता है ये सन है। ठीक है, ये सन है और ये ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट पे जो हमारा अर्थ है रोटेट करता है, इस ऑर्बिट पे हमारा अर्थ रोटेट करता है। अब बोल रहा है ये जो रोटेशन है, यानी कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड नहीं है। ये है अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन, ये वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लाइन है ये है अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, और जो ये है अर्थ का एक्सिस, और ये जो अर्थ का एक्सिस है ये झुका हुआ है अपने परपेंडिकुलर प्लेन पे कितना डिग्री पे? तो 23.5 डिग्री पे। अब बोल रहा है कि ये टिल्टेड नहीं है। क्वेश्चन के मुताबिक ये अगर ये टिल्टेड नहीं होता, ये अपने एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर रहता, तो क्या होता? यहां पे कौन से फिनोमिना होते? पढ़ो, इफ द अर्थ एक्सिस वेयर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, which one of the following would most likely to happen, most likely to occur। बताना है कि अगर ये अपने जो अर्थ है अपने एक्सिस पे टिल्टेड नहीं होता, ये अपने एक्सिस पे परपेंडिकुलरली होता, ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलरली होता, झुका नहीं होता, तो इनमें से कौन से जो फेनोमिना है अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलता? तो सोचो, जब अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड नहीं होता तो यहाँ पे अर्थ के ऊपर ये जितने डिफरेंट लैटिट्यूड्स हैं, ये एक लैटिट्यूड है, ये एक लैटिट्यूड है, ये है और ये है। ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5, ये है ट्रॉपिक क्या है आर्कटिक सर्कल 66.5, और ये है 0 डिग्री पोल। अगर ये परपेंडिकुलरली होता तो प्रत्येक लैटिट्यूड पे एक प्रॉपर
प्रत्येक लैटिट्यूड पे एक प्रॉपर सीजन होता है और वो सीजन कभी चेंज नहीं होता। अगर इक्वेटर पे समर सीजन है, मान के चलो समर है इक्वेटर पे, तो यहाँ पे पूरे साल समर सीजन रहता। अगर इंडिया में, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है, ये इंडिया है ये वाला, अगर इंडिया में विंटर होता, अगर इंडिया में विंटर होता तो हमेशा हमेशा विंटर ही रहता, हमेशा विंटर ही रहता, सीजन में वेरिएशन नहीं आता, यानी कि टोटल एलिमिनेशन ऑफ सीजनल वेरिएशन, जिसको हम लोग सीजन बोल भी नहीं। सीजन में वेरिएशन कब आता है? जब वेदर चेंजेज होते हैं। अगर 2 महीना 3 महीना पे अगर वेदर क्या होता है, एक दिन का होता है, सीजन क्या होता है, वही वेदर अगर कुछ दिनों तक क्या है, कंटिन्यू है। जैसे विंटर सीजन है, अगर एक दिन ठंडा होगा तो वेदर कहलाएगा, लेकिन अगर यही ठंडा यानी कि जो कोल्ड डे है, मान के चलो 2 महीना 3 महीना तक है, तो विंटर सीजन बन जाता है। तो ये सीजन नहीं कहलाता, क्योंकि पूरे साल ठंडा 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 ही रहता। अगर समर है तो समर 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 ही रहता, रेनी सीजन है तो रेनी 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 ही रहता, सीजन में किसी भी टाइप का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन पढ़ो, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ सीजन, स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, सही है। पूरा जो सीजन है वो क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता, खत्म हो जाता। फिर इंटेंसिफिकेशन ऑफ मानसून, मानसून में बढ़ोतरी होता है, मानसून नाम का कोई चीजें नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे केवल एक ही सीजन होता, जो होना होगा वही होगा। विंटर होता है तो विंटर ही रहता, समर है तो समर ही रहता, रेनी है तो रेनी ही रहता। फिर बोला रिवर्सल ऑफ ट्रेड विंड, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ होता ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता हम लोगों को। विंड अगर फ्लो करता तो डायरेक्ट यहाँ से इक्वेटर से पोल पे जाता, इक्वेटर से पोल पे ट्रेवल करता और पोल से इक्वेटर पे आता। बीच में यहाँ पे हाई प्रेशर, लो प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। इंक्रीज इन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल, टेम्परेचर इंक्रीज होता कि टेम्परेचर डिक्रीज होता, टेम्परेचर डिक्रीज होता। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज या आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी कि जो विंड है, जो विंड है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट करता है, उसके पीछे का क्या रीजन है, उसके पीछे का क्या रीजन है। तो रीजन हम अभी आपको बता दे रहे हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको हम लोगों को बाद में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। हम सबको पता है कि यह है हमारा अर्थ। अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री, हाफ डिग्री पे क्या है, टिल्टेड है। कितना पे, 23.5 डिग्री पे क्या है, टिल्टेड है। यह है हमारा इक्वेटर, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हम लोग इन्हीं 3 लैटिट्यूड के बीच के विंड के डिफ्लेक्शन को देखेंगे और बाद में देखेंगे। ये रहा हमारा पोल और नॉर्थ पोल, और ये रहा हमारा साउथ पोल। इसके ऊपर वाला पार्ट को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। कोई दिक्कत है नहीं। आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, और इसी रोटेशन का एक इफेक्ट होता है हमारे अर्थ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोलिस फोर्स या कैरियोलिस इफेक्ट। ध्यान से सुनना, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और इसी रोटेशन के कारण क्या बनता है, कैरियोलिस फोर्स। और यही कैरियोलिस फोर्स के कारण जो विंड है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करता है। देखो, विंड अगर फ्लो करना होता, विंड को अगर ब्लो करना होता तो वो हॉरिजेंटली एक डायरेक्शन में ऐसे ब्लो करता, नहीं तो यह है हमारा, मान लो कि चलो इक्वेटर, यह है पोल, तो डायरेक्ट इक्वेटर से पोल पे आता, ऐसे आता। जो हमारा विंड होता वो कैसे आता, इस डायरेक्शन में आता। लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं आता है, ये क्या होता है, इस डायरेक्शन में आता है, ऐसे। ये विंड ऐसे डिफ्लेक्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो विंड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। अगर साउथ से जाता है, ऐसे मान के चलो साउथ में ऐसे ट्रेवल करता, साउथ पोल टू इक्वेटर, तो ये विंड ऐसे ट्रेवल करता, कैसे ट्रेवल करता, ऐसे ट्रेवल करता। हमने आपको मॉनसून वाले पार्ट में बताया था, ये है हमारा इंडिया। समर सीजन में ये हमारा लैंड है, ये बहुत गर्म हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये ओशियंस है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है।
हाई प्रेशर रहता है, और इसके 8 डिग्री हमारे अर्थ इंडिया के साउदर्न पार्ट से 8 डिग्री पे क्या है, 8 डिग्री के बाद क्या है, इक्वेटर है। ठीक, यहां से विंड ऐसे आता है, आना चाहिए कैसे, ऐसे आना चाहिए कैसे, ऐसे, लेकिन ये विंड क्या होता है, ऐसे नहीं आकर के ऐसे क्रॉस करता है। ठीक, कब, जब आता ऐसे है, यहाँ पे शिफ्ट इधर करता है, लेकिन क्रॉस करके इधर चला जाता है, ये विंड इधर चला जाता है, और फिर जाता है कहाँ पे, इंडिया में। फिर ये विंड कहाँ चला जाता है, इंडिया में। जाना चाहिए था कैसे, सीधे, लेकिन नहीं जाता है, किसके कारण, तो कैरियोलिस इफेक्ट के कारण। किसके कारण, तो कैरियोलिस इफेक्ट के कारण। कोई दिक्कत है? तो देखो, अब जो विंड का डायरेक्शन यहाँ पे होता, तो वो विंड का डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है, सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड राइट डायरेक्शन में राइट साइड शिफ्ट करता है, ऐसे आता है, और साउथ में ऐसे, ऐसे। तो किसके कारण होता है, तो ये जो इफेक्ट आता है, कैरियोलिस फोर्स आता है या विंड में डिफ्लेक्शन आता है, ये अर्थ के रोटेशन के कारण आता है। और इसका डिफ्लेक्शन का जो स्पीड है या डिफ्लेक्शन होता है, ये यहाँ पे 0 के स्पीड मान के चलो, क्या होता है, 0 होता है, और माने कि डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, तो पोल पे होगा। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन विंड में कहाँ आएगा, पोल पे, और सबसे कम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, तो हमारा इक्वेटर पे। पढ़ो, रोटेशन ऑफ द अर्थ, किसके कारण, तो अर्थ के रोटेट करने के कारण। फिर बोल रहा है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट 2 नंबर गलत है, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। 3 नंबर देखते हैं, लैटिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस, तो किसी भी प्लेस के लैटिट्यूड के कारण विंड में डिफ्लेक्शन आता है, तो ऐसा नहीं है, तो केवल ऑप्शन जो हमारा ए है, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, द प्राइमरी रीजन व्हाई द स्ट्रेटोस्फीयर इज कंसीडर्ड द आइडियल फॉर द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाइट। ठीक, एरोप्लेन या जो हमारे जेट्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लो करने, उनको फ्लो करने के लिए या उनको दौड़ने के लिए क्या होता है, एक सही कंडीशन वहां पे है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान के चलो 0 डिस्टर्बेंस है वेदरिक फिनोमिना का, वेदरिक फिनोमिना का 0 डिस्टर्बेंस है, वेदरिंग फिनोमिना का 0 डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण जो हमारे जेट एयरक्राफ्ट होते हैं ये आसानी से यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, आसानी से फ्लाई करते हैं, बिना किसी टर्बुलेंस, कोई टर्बुलेंस फेस किए, बिना कोई टर्बुलेंस फेस किए। तो चलिए पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन दिया है द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्विंग यूवी रेडिएशन, ऑलमोस्ट एब्सेंस ऑफ वेदर एंड टर्बुलेंस। देखो, तो इस ऑप्शन के लिए ये वाला, इस क्वेश्चन के लिए ये वाला ऑप्शन जो हमारा है बी है, ये सही है, लेकिन स्टेटमेंट ए गलत नहीं है, क्योंकि गलत केवल यहाँ पे जेट का हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट ए गलत हो रहा है। नहीं तो जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर का एक फीचर है प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, जो यूवी रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यूवी रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जेट एयरक्राफ्ट को फ्लाइट करने का सही कंडीशन, आइडियल कंडीशन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वेदर फिनोमिना ऑलमोस्ट एब्सेंस है, या यहाँ पे टर्बुलेंस बिल्कुल भी नहीं फेस करने पड़ते हैं एरोप्लेन और जेट एयरक्राफ्ट को। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या, ऑप्शन बी है जो हमारा क्या है, सही आंसर है, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंडामेंटल्स बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो वेदर और क्लाइमेट के बीच के डिफरेंस को सही बताता है, सबसे सही है। तो वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंजेज इन एटमोस्फेरिक कंडीशन, डे टू डे changes in atmospheric condition, जो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में डे टू डे चेंजेज आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। वेदर का मतलब डे टू डे चेंजेज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और इसी वेदर को हम लोग एवरेज निकालते हैं फॉर 30 ईयर। ठीक, जब हम लोग इसी वेदर का एवरेज निकालते हैं फॉर 30 ईयर, तो क्या हो जाता है बताओ, तो क्या हो जाता है, तो क्लाइमेट बन जाता है। क्या बन जाता है, तो क्लाइमेट बन जाता है। कोई दिक्कत है, यानी कि द एवरेज वेदर पैटर्न फॉर 50 to 30 ईयर, 30 to 50 ईयर, 30 to 50 ईयर के ये जो वेदर के पैटर्न है, डे टू डे जो चेंजेज आ रहे हैं, उसके 30 ईयर या 50 ईयर का जो एवरेज होता है उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं। कोई दिक्कत है, तो पढ़ो, वेदर इज स्टडीड बाय अ जियोग्राफर एंड क्लाइमेट इज स्टडीड बाय मेट्रोलॉजिस्ट, गलत है। वेदर इज अबाउट द रेनफॉल, क्लाइमेट इज अबाउट टेम्परेचर, गलत है।
सी नंबर है वेदर इज अ शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन, यहां तक तो सही है, एंड क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म एवरेज, यानी कि ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक, जो वेदर होते हैं ये शॉर्ट टर्म वेदरिंग कंडीशन होते हैं, और जो क्लाइमेट होता है इसी वेदरिंग का 30 to 50 ईयर के बीच के क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 6 का, वो क्या है, सही आंसर है। ओजोन लेयर 7 नंबर, ओजोन लेयर डिप्लेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल, ओजोन लेयर के में अगर डिप्लेशन होता है तो उसके कारण ओजोन होल बनता है। इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड ओवर द अंटार्कटिका, और ये जो ओजोन होल है ये सबसे ज्यादा कहां पे प्रोनाउंस्ड है, तो अंटार्कटिका में। ड्यूरिंग ए स्प्रिंग दिस इज बिकॉज, क्यों, यानी कि जो ओजोन होल है ये सबसे ज्यादा कहां पे है, तो अंटार्कटिका में है, और खास करके स्प्रिंग सीजन में इनका जो ये मानी कि होल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बताओ क्यों, तो बताइए क्यों। आप सबको पता है कि यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे खास करके पोलर रीजन में जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, इसका हाइट बहुत ही कम है। हम सबको पता है कि ट्रोपोस्फीयर में अर्थ के सरफेस से इसका हाइट बहुत ही क्या है, कम है। और जो हम लोग अपने घर में एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सॉरी फ्रिज हो गया, एसी जो हो गया, ये जो हम लोग चलाते हैं इससे निकलता है CFC, क्या निकलता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सिंपल भाषा में बोलो अभी क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन है यहाँ पे अभी इनएक्टिव है, ये क्लोरीन क्या है, इनएक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जो PSC है यानी कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, क्या पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, उसमें ये इनएक्टिव जो क्लोरीन है वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इस क्लाउड में क्या हो जाता है, जो हमारा इनएक्टिव है, इनएक्टिव जो क्लोरीन है ये क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और ये मिक्स होने के कारण जब जब कुछ दिनों के बाद, यानी कि जब स्प्रिंग सीजन आता है खास करके, उस टाइम ये जो क्लोरीन है ये एक्टिव हो जाता है, ये क्लोरीन क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और इस क्लोरीन के एक्टिव होने के कारण जो हमारा ओजोन है वो क्या होने लगता है, डिप्लीट करने लगता है। और जब बहुत ज्यादा डिप्लीट करता है तो क्या बन जाता है, ओजोन होल बन जाता है। और जब ओजोन होल बनता है तो जो हमारे सन से निकले हुए जो यूवी रेडिएशन है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं, जिसके कारण स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट यानी कि आंख में कुछ बीमारी हो सकते हैं, बहुत सारे बीमारी होंगे। और नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखना, जो हमारा अर्थ है और खास करके अर्थ पे जो पोलर रीजन है, ये अर्थ है और ये अर्थ के पोलर रीजन है, और इस पोलर रीजन में ओजोन होल यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में यानी कि अर्थ के सरफेस से 1-2 किलोमीटर के ऊपर, 1-2 किलोमीटर के ऊपर एक हवा चलता है, एक बहुत ही तेज हवा चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर वॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, पोलर वॉर्टेक्स। ये जो पोलर वॉर्टेक्स है क्या करता है कि इस क्लाउड को या क्लोरीन जो यहाँ पे मिक्स्ड है उसको इस रीजन में आने से क्या करता है, रोक देता है, इस रीजन में आने से रोक देता है। अगर नहीं रहता तो फिर प्रॉब्लम कुछ और रहता। तो पढ़ते हैं क्या है, तो जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है जो प्रोवाइड अ सरफेस फॉर क्लोरीन कैटेलाइज्ड ओजोन डिस्ट्रक्शन, जो हमारा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है वो क्या करता है, एक सरफेस का काम करता है जहां पे ये इनएक्टिव क्लोरीन वहां पे क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। जब ये इनएक्टिव क्लोरीन इकट्ठे होते हैं तो धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये क्लोरीन एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद यहाँ पे जो ओजोन है वो डिस्ट्रक्ट होने लगता है, टूटने लगता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन सी बोल रहा है सोलर रेडिएशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोलर ड्यूरिंग स्प्रिंग, तो ये ऑप्शन सही नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं। तो सी नंबर ऑप्शन, द पोलर वर्टेक्स प्रिवेंट द मिक्सिंग विथ ओजोन एयर फ्रॉम द मिड लैटिट्यूड्स। जो पोलर वॉर्टेक्स होते हैं वो ओजोन जो रिच एयर्स हैं, यानी कि जहां पे वो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में जहां पे ये क्लोरीन मिक्स हो चुका है, जिसके कारण अब ओजोन डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिप्लेट हो रहा है, उसको रोकता है मिड लैटिट्यूड तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक जाने में। अगर पोलर वॉर्टेक्स नहीं होता तो ये जो ओजोन जो रिच जो एयर है ये कहाँ तक जाते, मान के चलो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते, अफ्रीका में पहुंच जाते कहाँ पे,
तो साउथ अमेरिका में पहुंच जाते और वहां पे फिर प्रॉब्लम आता यूवी रेडिएशन का, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ए और सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टर्म आइसोथर्म, आइसोथर्म, आइसो का मतलब होता है इक्वल और थर्म का मतलब हो गया टेम्परेचर। बस यहीं से मिल जाएगा ऑप्शन सही। द टर्म आइसोथर्म ऑन वेदर मैप represent the line joining a place having equal temperature, having equal temperature। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताइए। तो इक्वल टेम्परेचर वाले जो लाइन होते हैं, जो हमारे अर्थ के जो वेदर अगर मैप है और उस पर आइसोथर्म बनाया गया है, मान लिया ऐसे आइसोथर्म बनाया गया है, तो इसका मतलब जहाँ जिस जिस प्लेस से गुजरा है ये लाइन, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है इक्वल है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है इक्वल है। एक होता है आइसो हाइट, क्या होता है आइसो हाइट, आइसो हाइट्स। ठीक, ये आइसो हाइट्स है, ये भी क्या होते हैं वेदर मैप पे एक लाइन होते हैं जो इक्वल रेनफॉल को क्या करते हैं शो करते हैं। इसको आइसो हाइट इक्वल रेनफॉल, इक्वल रेनफॉल। और है आइसोबार, आइसोबार फॉर इक्वल प्रेशर, फॉर इक्वल प्रेशर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो क्या है सही होगा। क्या आइसोथर्म, यानी कि ये जो आइसोथर्म जो वर्ड है ये क्या करता है रिप्रेजेंट करता है पूरे प्लेस को जहां पे टेम्परेचर क्या होता है इक्वल होता है। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस पे आज तक बहुत जूझ रहे हैं। इसी के कारण, इसी गैस के इमिशन के कारण हमारे अर्थ पे क्या आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होने के कगार पे है। क्या होने के कगार पे है? तो क्लाइमेट चेंज होने के कगार पे है। तो इसको बारे में, इसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पढ़ते हैं। इट इज प्राइमरली ऑब्जर्व फ्रॉम द एटमोस्फियर बाय द ओशियन थ्रू डिसोल्यूशन। कार्बन सिंक इन द ओशियन, जिसके कारण हमारा जो ओशियन जो वाटर है वो एसिडिक में कन्वर्ट होते जा रहा है। स्टेटमेंट ए जो है वो 1 है, वो सही आंसर है। ठीक, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, ऐसे नहीं कि पूरे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ओशियंस में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परसेंटेज है ओशियन में डिजोल्व होने के कारण, जिसके कारण जो हमारे ओशियन में जो कार्बोनिक एसिड बनता है, सबसे ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनता है। और इस एसिड बनने के कारण जो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम रिच जो एनिमल्स हैं, जैसे कि फिश के ऊपर जो सेल लगा रहता है, या टर्टल के ऊपर जो सेल लगा रहता है, या जो पॉलिप्स होते हैं खास करके कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, उनका जो सेल होता है वो क्या होने लगता है, तो एसिड्स में, कार्बोनिक एसिड में डिजोल्व होने लगता है और वो मर जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो जो कार्बन सिंक होता है ओशियन में, ये एक सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोसिंथेसिस बाय अ टेरेस्ट्रियल प्लांट इज अ मेजर सिंक। जो कार्बन सिंक पे जो दूसरा जो मेजर्स जो है वो प्लांट्स हैं। प्लांट्स को अपना भोजन बनाने के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं। लेकिन कितना ले पाएंगे हम लोग? जितना मात्रा में डिफॉरेस्टेशन किए हैं, फॉरेस्ट को काट करके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किए हैं, तो जितना हम लोग ऐसे, एक तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, 0.03% जो कॉम्बिनेशन है हमारे नेचर ने जो हमको दिया था कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको तो हम लोगों ने बढ़ा दिया। और ऊपर से हम लोगों ने पेड़ की संख्या, ट्री की संख्या, फॉरेस्ट की संख्या को घटा दिया। लोग अभी भी जंगल काटने में लगे पड़े हैं उतना ही स्पीड से, उतना ही स्पीड से। तो कार्बन सिंक का जो मेजर पोर्शन था, मेजर जो वर्क था प्लांट्स का, वो तो अब खत्म हो गया, क्योंकि प्लांट बचा ही नहीं। तो ज्यादा कार्बन सिंक नहीं होता है। तो ये कार्बन सिंक अब कहाँ पे ज्यादा होता है? तो ओशियन एरिया में ज्यादा होता है। तो सेकंड नंबर ऑप्शन भी क्या है, सही है। सेकंड नंबर भी सही है, यानी कि 1, 2 स्टेटमेंट गलत हो गया। अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट बचा है। 3 नंबर पढ़ते हैं। 3 नंबर बोल रहा है इट्स कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन कांस्टेंट। बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट होता तो ये 2 ऑप्शन बनता ही नहीं बनता। ये 2 ऑप्शन बना ही इसलिए है क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? अभी मैंने आपको बताया, पहले परफेक्ट, नेचर ने हमको परफेक्ट बना के दिया 0.03%, ताकि अर्थ नहीं ज्यादा गर्म हो जाए ना ही ज्यादा ठंड हो जाए। कॉम्बिनेशन जो नेचर ने बना के दिया था वो सही था। लेकिन हम लोगों ने जो इमिशन किए कार्बन का इंडस्ट्री के द्वारा, जो ट्री काटे, जो
कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जर्व करने वाले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था, जो ट्री था, फॉरेस्ट था, उसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसका मात्रा तो बढ़ेगा ना, तो कांस्टेंट कैसे रहेगा? यानी कि हमारा स्टेटमेंट 3 क्या है? गलत है। जब स्टेटमेंट 3 गलत हो गया तो ऑप्शन हमारा ए यानी कि 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक ना, और आपका रिवाइज भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से आपको मिल भी जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई कोस्टल एरिया जनरली हैव अ माइल्डर क्लाइमेट कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल इंटीरियर। ये है हमारा इंडिया, ये है इंडिया, और ये है सॉरी ये है इंडिया, ठीक है, ये है कोस्टल, ये कॉन्टिनेंटल रीजन है, ये कॉन्टिनेंटल रीजन है और ये ओशियन है। आपको पता है कि जो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। यानी कि वाटर गर्म बहुत देर से होता है और ठंडा भी बहुत देर से होगा। यानी कि गर्म यानी कि हॉट बहुत, वाटर जो है हॉट बहुत ज्यादा देर से होगा और कूल भी उतना ही देर से होगा। लेकिन कॉन्टिनेंट में वैसा नहीं है। जो लैंड्स हैं ये गर्म भी, यानी कि इनका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये बहुत कम होता है। यानी कि जितना जल्दी ये गर्म होते हैं उतना ही जल्दी ये ठंड हो जाते हैं, ठंड हो जाते हैं। अब देखो क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है ओशियन और लैंड में, खास करके कोस्टल रीजन में। ये क्या होता है कि ये जो लैंड हमारा एरिया लैंड है, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, बहुत हीट हो जाता है, बहुत हीट यानी कि हॉट हो जाता है, मान के चलो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। और जो हमारा ओशियन है वो अभी क्या होता है, धीरे 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 हॉट होता है, यानी कि अभी कोल्ड रहता है लैंड के मुताबिक। अब यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि ये कोल्ड है और ये हीट है, इसके यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जो विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या करता है, ट्रेवल करता है। अब क्या होगा, विंड जो होगा वो ओशियन से लैंड पे जाएगा, ओशियन से लैंड पर जाएगा। कब? दिन में। लेकिन कोस्टल रीजन में, बिहार में नहीं जाएगा, यूपी में नहीं जाएगा। इसलिए वहां पे अगर समर सीजन में एक्सट्रीम समर होता है, इतना कि पूछो मत, सबको पता है, ठीक। लेकिन मुंबई में, कोलकाता में, वहां पे टेम्परेचर माइल्ड रहता है, बहुत कम रहता है, ठीक ना। तो क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट का जो कैपेसिटी है लैंड और वाटर का वो डिफरेंट है, जिसके कारण वाटर कोल्ड रहता है और लैंड हॉट रहता है। वाटर पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और विंड लैंड पे लो प्रेशर, और जो हमारा विंड है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करता है, तो सी ब्रिज बन गया। अब रात में जस्ट इसके उल्टा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सनसेट होगा वैसे ही जो हमारा लैंड होगा वो कूल हो जाएगा, जल्द ही कूल हो जाएगा, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। लेकिन ओशियन का, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। ये तो सुबह से लेकर के शाम तक धीरे 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 हॉट हो रहा है, लेकिन वो कूल हो गया और ये गर्म रह गया, और ये क्या हुआ, हॉट रह गया। अब जब हॉट रह गया तो रात के टाइम यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब विंड क्या होगा, इस हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर पे जाएगा, विंड फ्लो करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो किसके कारण हो रहा है? तो ये प्रॉपर्टी है लैंड में कि लैंड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ही लो है और वाटर का बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण इसको कोल्ड और हॉट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक बार हॉट हो गया तो इसको ठंडे होने में टाइम लगेगा, कोल्ड होने में टाइम लगेगा, और एक बार कोल्ड हो गया तो गर्म होने में टाइम लगेगा। लैंड के पास ऐसा नहीं है, वो जल्द ही गर्म होगा और जल्द ही ठंड हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। द हायर विंड स्पीड नियर द कोस्ट, नो। द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। यानी कि स्टेटमेंट जो बी है वो हमारा क्या है, सही आंसर है। स्टेटमेंट बी क्या है, सही आंसर। किसके कारण? लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कारण। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता क्यों है? क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लैंड का बहुत कम है, जिसके कारण वाटर और लैंड के ऊपर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर में जाता है। तो जब दिन में ये लैंड गर्म रहता है तो ओशियन इसको विंड, ठंडा ठंडा विंड प्रोवाइड करता है,
जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। कोई दिक्कत है बोलो। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट हम सबके लिए मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एटमोस्फेरिक मॉइस्चर, एटमोस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, वाटर बॉडीज होंगे। तो इवोपरेशन फ्रॉम वाटर बॉडीज, इसमें तो कोई चर्चा करने वाला बात नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे एटमोस्फेयर में मॉइस्चर है तो वो वाटर बॉडीज से जो इवोपरेशन होता है, आप कोई पूछेगा कि इवोपरेशन क्या होता है, तो जो वाटर बॉडीज गर्म होते हैं तो वाटर इवोपरेट होता है, वाटर बॉयल होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वही वेपर हमारी एटमोस्फेयर में, हमारे एयर में मिक्स हो जाता है, जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं। तो किसके कारण हो रहा है, तो जब वाटर बॉडीज है बहुत ज़्यादा, वाटर बॉडीज पर जब इवोपरेशन होता है, वाटर का इवोपरेशन होता है, वही इवोपरेटेड यानी कि वाटर वेपर एयर में मिक्स हो जाता है, जिसको हम लोग एटमोस्फेरिक मॉइस्चर बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है। क्या है, सही आंसर है। देखो प्राइमरी सोर्स पूछा गया है यहाँ पे। अगर केवल पूछता कि द सोर्स ऑफ एटमोस्फेरिक मॉइस्चर इज, द सोर्स ऑफ एटमोस्फेरिक मॉइस्चर इज, तो हमारा स्टेटमेंट ए भी सही होता। ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट, प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि प्लांट जो अपने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो अपने लिप से जब फोटोसिंथेसिस करता है उस टाइम वाटर को रिलीज करता है, और वो वाटर जब रिलीज करता है तो भी हमारे एटमोस्फेयर में मिक्सअप हो जाता है। कोई दिक्कत है? तो चलो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही आंसर है। ए इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले ही प्राइमरी सोर्स पूछा है। नेक्स्ट आते हैं अर्बन हीट आइलैंड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट वेयर सिटीज आर सिग्निफिकेंटली वार्मर देन द सराउंडिंग रूरल एरिया इज कॉल्ड बाई ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। बताना है कि इसमें से किसके कारण होता है और किसके कारण नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अर्बन हीट आइलैंड होता क्या है। अर्बन हीट आइलैंड होता क्या है, तो एक शहर है, आपको पता है, सिटी है। जो हमारी सिटीज होते हैं वहां पे जो बेयर लैंड नहीं होता है, वो सब लैंड क्या होता है, कवर रहता है कंक्रीट से। यानी कि जो लैंड है, यानी कि जो रोड्स हैं, उनका कलर क्या होता है, आप सही सही बता दो। कलर थोड़ा सा डार्क होता है, और डार्क कलर होने के कारण ये जो सरफेस है, डार्क जो सरफेस है, ये ज्यादा मात्रा में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि अगर हम लोग ये टी शर्ट, ब्लैक कलर का टी शर्ट समर सीजन में पहनते हैं, तो जो हमारी पे सोलर रेडिएशन यानी कि सनलाइट जो फॉल करेगा, वो मैक्सिमम सनलाइट को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारा ये टी शर्ट बहुत ही जल्द गर्म हो जाएगा। अगर हम लोग समर सीजन में व्हाइट कलर का पहनते हैं, मैक्सिमम लोग व्हाइट कलर का पहनते हैं या लाइट कलर का पहनते हैं, क्योंकि जब सनलाइट फॉल करे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो एक अलग अलग सरफेस के पास अलग अलग कैपेसिटी होता है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने का, और इस कैपेसिटी को हम लोग नाम देते हैं एल्बिडो। क्या नाम देते हैं, एल्बिडो। क्या नाम देते हैं, एल्बिडो, यानी कि रिफ्लेक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी सरफेस, यानी कि सनलाइट को कितना रिफ्लेक्ट करता है, वो जो कैपेसिटी है उसको हम लोग एल्बिडो बोलते हैं। अब सोचो, जो मैक्सिमम जो भी बड़े बड़े शहर हैं उसमें चौड़े चौड़े सड़क है, और सड़क किस कलर का है, डार्क कलर, ब्लैक कलर ही मान के चलो। अब वो उस पर क्या होगा कि जो सनलाइट पड़ेगा उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण जो टाउन वाला एरिया है वहां पे जो हॉट है यानी कि हीट है, टेम्परेचर है, वो बाहर के इलाका से ज्यादा होता है। दूसरा, यहाँ पे टॉल टॉल लंबे लंबे बिल्डिंग्स हैं, लंबे लंबे बिल्डिंग्स हैं, लंबे लंबे बिल्डिंग्स हैं। अब सोचो कि इस लंबे बिल्डिंग्स पे सनलाइट कहां से फॉल करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करके कहां जाएगा, अर्थ के सरफेस। कहां जाएगा, अर्थ के सरफेस। सोचो, एक तो सनलाइट ऐसे है तो भी सरफेस पे जाएगा, और अगर ऐसे फॉल कर रहा है तो भी रिफ्लेक्ट करके कहां पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा। एक कंडीशन कि हमारा जो रोड है शहर में वो ब्राउन यानी कि ब्लैक कलर पे है, डार्क कलर पे है। दूसरा, जो मैक्सिमम बिल्डिंग बनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भी क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करें। सारे बिल्डिंग व्हाइट कलर का नहीं होता है, वो भी कुछ में जो होते हैं डार्क कलर के होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर। लेकिन जो चीज कूल कर सकता था सिटी को, वो था ट्री, पेड़ पौधे, जिसको हम लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो पहला रीजन है कि जो कंक्रीट जो
रोड है उसके कारण, दूसरा ट्री के कमी के कारण। जो सिटी होते हैं वो उसके सराउंडिंग जो रूरल एरिया है उसके मुताबिक ज्यादा हॉट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट, अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन, ऐसा स्टेटमेंट क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ वेजिटेशन विथ कंक्रीट एंड एस्फाल्ट, जिसका लो एल्बिडो होता है। हम लोगों ने क्या किया कि शहर में जितने वेजिटेशन थे उसको रिप्लेस कर दिया, किससे, कंक्रीट से और एस्फाल्ट से, एस्फाल्ट से, एस्फाल्ट यानी कि वो चार वाला जो रोड है उससे। तो स्टेटमेंट ए सही है। स्टेटमेंट बी देखते हैं, हीट जनरेटेड फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी से हीट जनरेट किया जाता है, जैसे व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रीज है, एसीज हो गया। एसी क्या छोड़ता है, हीट ही तो छोड़ता है गर्म सीजन में। क्या निकलेगा, गर्म सीजन में वो क्या देता है, हीट देता है। जो मशीन चल रही है वो मशीन क्या देता है, प्रोड्यूस करता है, हीट ही तो प्रोड्यूस करता है। दूसरा, रिड्यूस्ड इवोपरेशन इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में इवोपरेशन होता ही नहीं, जिसके कारण ड्राइनेस ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा। और हायर एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ द सिटी सेंटर, ये जो ऑप्शन है डी नंबर वो क्या है, गलत है। 3 नंबर हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। बोल रहा है कि जो सिटीज है उनका जो एल्टीट्यूड है वो रूरल एरिया के एल्टीट्यूड से ज्यादा होता है, यानी कि सिटी यहाँ बनता है और रूरल एरिया यहाँ पे है, ऐसे होता है नहीं। प्लेन एरिया में तो यही है, माउंटेनियस रीजन में हम बोल सकते हैं, लेकिन प्लेन रीजन में तो यही है। तो ये रीजन सही नहीं है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा 12 का डी होगा, वो क्या है, सही आंसर है। आपको बताना था कि हीट आइलैंड का जो मेन रीजन है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, स्टेटमेंट डी नहीं है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं, रैपिड डिक्रीज ऑफ प्रेशर विथ हाइट इन द लोअर एटमोस्फेयर वुड इंडिकेट। बोल रहा है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है हमारे ट्रोपोस्फियर में, वैसे वैसे प्रेशर भी डिक्रीज होता है, या पूरे एटमोस्फियर में प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों, बताइए आप लोग। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, बहुत ही सही रहेगा, बहुत ही सही रहेगा। क्यों, क्यों हमारे एटमोस्फियर में हीट के साथ साथ प्रेशर डिक्रीज होता है, क्या रीजन क्या है, बताइए आप लोग। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहला रीजन है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन यानी कि जो एयर है वो अर्थ के सरफेस पे ज्यादा है, क्योंकि उसका वेट बहुत ही ज्यादा है। कोई दिक्कत है, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है। वेट ऑफ एयर क्या होता है, डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग हाइट, वेट ऑफ एयर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट, यानी कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस पे एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, एयर्स ज्यादा हैं, ऑक्सीजन ज्यादा है, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। और जब वेट ज्यादा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर क्या होता है, हाइट के साथ साथ जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे एयर्स हैं वो अर्थ के सरफेस पे, इसका मेन रीजन यही है कि अर्थ के सरफेस पे जो एयर है उसके कारण उसके कारण अब पढ़ते हैं, अ स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर सिस्टम, इंटेंस सोलर हीटिंग ऑफ द सरफेस और वेरी कोल्ड और डेंस एयर नियर द ग्राउंड। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, सही होगा। कैसे, अब देखो, जैसे अगर ये सरफेस और कोल्ड हो गया, जैसे कि विंटर सीजन में या पोलर एरिया में या विंटर सीजन में, मान के चलो इंडिया में हमारा लैंड सरफेस है या वाटर है वो बहुत ही कोल्ड रहता है, बहुत ही कोल्ड रहता है, जिसके कारण ये एयर्स हैं ये और क्या होते हैं, और डेंस हो जाते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स और डेंस हो जाते हैं। उसके कारण प्रेशर क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे ज्यादा होगा। लेकिन प्रेशर डिक्रीज करेगा ऊपर जाने पे प्रेशर डिक्रीज करेगा। कब, जब विंटर सीजन जो हमारा अर्थ के सरफेस कोल्ड रहेगा तब। समर सीजन में नहीं होगा, क्योंकि समर सीजन में जब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अर्थ का सरफेस गर्म होगा, जब गर्म होगा तो प्रेशर ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, बस यही समझ लो। क्योंकि ऊपर कोल्डर हो जाएगा, नीचे क्या होगा, हॉट रहेगा, उसके कारण एयर के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे, तो टेम्परेचर में हो सकता है इन्वर्जन, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जब टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो प्रेशर इन्वर्जन भी होगा। तो अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा कब होगा, जब
अर्थ का सरफेस कोल्ड ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? कोल्ड ज्यादा रहेगा और कोल्ड एयर ज्यादा रहेगा। जैसे कि विंटर सीजन में टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। और जब प्रेशर अर्थ के सरफेस पे ज्यादा है तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? रैपिड डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो वेरी कोल्ड एंड डेंस एयर नियर द ग्राउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। द क्योटो प्रोटोकॉल द क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट आर इंटरनेशनल ट्रीटीज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ कॉम्बेटिंग, यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है या पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटीज है। ये किसको कॉम्बेट करने के लिए, किसको टैकल करने के लिए किया गया है? क्या ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए किया गया है, क्या डिजर्टिफिकेशन के लिए किया गया है, या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए किया गया है, या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए किया गया है? तो सबसे पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए। सारे आंसर हम नहीं बताए हैं, अब आप लोग आंसर दीजिए। अब आप लोग दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखो, सबसे पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये हुआ था 1997 में, और जो पेरिस एग्रीमेंट है ये हुआ था 2015 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, पेरिस एग्रीमेंट बोलो 2015 में। पेरिस एग्रीमेंट इसका मतलब उस टाइम जो भी ट्रीटीज हुए थे वो कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था? तो क्योटो में हुआ था। ठीक, क्योटो में हुआ था। तो आप बताइए कि क्योटो किस शहर में है और पेरिस किस शहर में है, किस देश में है? सॉरी, पेरिस किस देश में है और क्योटो किस देश में है? और ये जो दोनों प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट हुए, ये एग्रीमेंट हुए थे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। इसी के अंडर ये सारे एग्रीमेंट हुए थे। और ये एग्रीमेंट किया गया था किसके लिए बताओ? एक एग्रीमेंट किया गया था क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए। इसके कारण बोलो किसके लिए? तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए। ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए हम लोगों ने क्या लाए थे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हम लोगों ने क्या लाया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। Consider the following statement about the carbon dioxide in the atmosphere. It is a primary absorbed from the atmosphere. ओशियन, ये तो हम लोग कर लिए हैं, क्वेश्चन रिपीट है इसलिए इसको छोड़ते हैं। नहीं तो आप लोग अभी हम लोग क्वेश्चन इसका किए हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए कि किसका कौन सा आंसर सही है। हमने इसको सोल्व करा दिया है, आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, बताइए। नहीं बताइएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम लोग सोल्व करा चुके हैं। नेक्स्ट पढ़िए 16 नंबर। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वेदर फिनोमिना इज नॉट प्राइमरली ड्रिवन बाय टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस। इनमें से कौन से वेदर फिनोमिना है, इनमें से कौन से वेदर फिनोमिना है जो टेम्परेचर या प्रेशर डिफरेंस के कारण नहीं हुआ है? इनमें से कौन सा वेदर फिनोमिना है जो टेम्परेचर प्रेशर डिफरेंस के कारण नहीं हुआ है? देखो, जहां भी विंड और ब्रिज का बात आएगा, बात तभी समझ लो, जहां भी विंड या ब्रिज का बात आएगा, ब्रिज का, तो बस आपको दिमाग में यही आना चाहिए, ये विंड और ब्रिज ब्लो करेंगे आएंगे इसीलिए क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस नहीं होता तो विंड ब्लो करता ही नहीं करता, कभी नहीं करता। क्योंकि विंड ब्लो इसीलिए करता है क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस है इसलिए प्रेशर डिफरेंस है, और प्रेशर डिफरेंस है इसलिए विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या करता है? ब्लो करता है। अभी हमने आपको बताया कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है, ये कॉन्टिनेंटल ब्लॉक का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम होता है, यानी कि ये जितना तेजी से गर्म होगा उतना ही तेजी से ये ठंडा हो जाएगा, टाइम टाइम फुस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि वाटर जितना देर से गर्म होगा उतना ही देर से ये ठंडा होगा। अब सोचो कि ये कोल्ड है, मतलब टेम्परेचर क्या है? लो है, और जब टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या है? हाई है। ये क्या है? मान लो हॉट है, टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा। टेम्परेचर डिफरेंस आया,
यस आया। हमने आपको क्या बताया कि जो टेम्परेचर विंड होता है हाई प्रेशर टू एयर होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, विंड वाटर टू एयर जाएगा, वाटर टू एयर जाएगा, वाटर टू एयर जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सी ब्रीज बोलेंगे। रात में कंडीशन उल्टा, अब यहां पे क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लो प्रेशर, क्योंकि जो दिन भर सनलाइट हमारे ओशियन पे पड़े या वाटर बॉडीज पे पड़ा, उसके कारण वाटर तो धीरे 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 गर्म हो गया, और ये जैसे ही सनसेट हुआ इसका टेम्परेचर डाउन हो गया, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब विंड क्या होगा? लैंड टू ओशियन जाएगा, लैंड टू ओशियन जाएगा। किसके कारण जा रहा है? तो प्रेशर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। सेम कंडीशन होता है वैली एंड माउंटेन ब्रिज में। वैली और माउंटेन ब्रिज में क्या होता है? देखो ये होते हैं वैलीज। एक होता है जो सनलाइट डायरेक्ट एक माउंटेन के स्लोप पे पड़ेगा, यहां पे पड़ेगा, अब ये वाला स्लोप तो गर्म हो गया, यानी कि यहां पे क्रिएट हो गया लो प्रेशर, यहां पे सनलाइट फॉल ही नहीं कर रहा है, तो यहां पे हो गया हाई प्रेशर। अब बताओ क्या होगा? क्या होगा? यहां पे विंड गर्म होगा, गर्म होने के बाद डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, ऊपर उठ करके नीचे आएगा, तो यहां पे क्या होगा? माउंटेन ब्रिज बनेगा। और मूवमेंट ऑफ ट्रेड विंड, मूवमेंट ऑफ ट्रेड विंड इसीलिए होता है क्योंकि इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल रीजन में लो प्रेशर होता है, और टेम्परेट रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड क्या करता है? ब्लो करता है। तो जो हमारा 3 स्टेटमेंट है ये टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस के कारण हो रहा है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ड्यू बोला है, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, ये फॉर्मेशन ऑफ ड्यू कब होगा? तो फॉर्मेशन ऑफ ड्यू किसी भी सीजन में हो सकता है, विंटर या समर नहीं, किसी भी सीजन में। कब होता है? दिन में सोचो कि टेम्परेचर ज़्यादा है, कोई वाटर बॉडीज है, वहां से वाटर इवोपरेट होगा ही होगा। लेकिन जब रात में टेम्परेचर डाउन होगा, रात में टेम्परेचर डाउन होगा, तो जो वाटर इवोपरेट हुआ है, जो वाटर वेपर हमारे एयर में मौजूद है, वो कंडेंस होगा। क्या होगा? कंडेंस होगा। और कंडेंस होने के बाद जो हमारे ये ट्री के जो लिप्स होते हैं, इसी लिप्स पे ड्रॉप 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 ऐसे देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड ड्यू। और ड्यू का प्रेशर, ड्यू में जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये कोई प्रेशर डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस के कारण नहीं हो रहा है, ये कंडेंसेशन और इवोपरेशन के कारण हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा वो 16 का सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो क्या है? सही आंसर है। 16 का सी नंबर क्या है? सही आंसर। कोई दिक्कत है? लो आ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ है। अब बताओ ये एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट किसके लिए है? ग्रीन हाउस गैस के लिए है? नहीं। ठीक। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए है? नहीं। रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से? नहीं। किसके लिए है? ओजोन डिप्लेशन के लिए है। किसके लिए? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अमाउंट को कम करने के लिए है। इसका यूज किसके लिए है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत है? चलो 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस इफ द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर वेयर सडनली डबल। अभी हमारे एटमोस्फियर में जो ऑक्सीजन है O2, अभी हमारे एटमोस्फियर में जो O2 है वो कितना है? 21%। हमारे एटमोस्फेयर में अभी जो O2 है 21% है। अगर अचानक इसके परसेंटेज को हम लोग बढ़ा दिए, यानी कि 42% कर दिए, मान के चलो 42% कर दिए, तो हमें कौन से कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे? बताओ। तो फायर लगता है देखे होगे। तो पहले वाला लैंप देखे थे, ऐसे लैंप था और इसके ऊपर हम लोग एक कांच रखते थे ऐसे, लेकिन ये कांच ऊपर से खुला हुआ रहता था और यहाँ पे ये जो लैंप था किरोसिन वाला जलता था, ये सबको पता है, जलता था। लेकिन जैसे ही इस लैंप के ऊपर हम लोग कोई बुक रख देते थे तो यहाँ पे जो ये लैंप है धीरे धीरे बुझ जाता था। क्यों? क्योंकि जब तक ये लैंप जल रहा था, बुक जब हम लोग बंद किए तो कुछ देर तक जलेगा, क्योंकि इस लैंप के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है इसके बर्निंग के कारण वो खत्म हो गया, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया और ये बुझ गया। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कॉम्ब्यूशन में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। यानी कि फायर, यानी कि
फायर लगता है यानी कि जंगल में या हम लोग जलाते हैं, माचिस जलाते हैं, ये किसके कारण होता है? तो ये ऑक्सीजन के कारण होता है। अब सोचो कि अभी ऑक्सीजन 21% है, तो कितने फॉरेस्ट फायर का घटना हम लोग को सुनने को मिल रहा है, या फैक्ट्री में फायर लग रहा है। अब इसी अमाउंट को हम लोग डबल कर दें तो इंसिडेंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो पढ़ो, रैपिड कूलिंग ऑफ द प्लेनेट्स, प्लेनेट रैपिड कूल हो जाएगा? नहीं। दूसरा, मच मोर इंटेंस और फ्रीक्वेंट वाइल्ड फायर, तो बहुत ज्यादा तेजी से क्या होगा? वाइल्ड फायर का जो इंस्टेंस होगा वो या इंसिडेंट होगा वो बहुत ज्यादा बढ़। तो ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the permanent wind blowing from the subtropical high pressure to equatorial low pressure is called? बोल रहा है कि एक परमानेंट विंड है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर तक जाता है, उस विंड का क्या नाम है? तो चलो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अपना अर्थ। यह है हमारा अर्थ। इस अर्थ पे आपको पता है कि बीचों बीच से एक लाइन गुजरता है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के जस्ट ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उसके नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतना तो हम सबको पता है, कोई दिक्कत? अब देखो कि इक्वेटर पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट फॉल करता है। क्या करता है? इक्वेटर पे सनलाइट डायरेक्ट फॉल करता है, जिसके कारण यहां पे टेम्परेचर हाई होता है, और जहां पे टेम्परेचर हाई होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा? लो होगा। और जब प्रेशर लो होगा तो यहाँ के सरफेस गर्म होगा, यहाँ का एयर गर्म होगा, और एयर गर्म होके मूव करना स्टार्ट करेगा ऊपर के साइड, अर्थ के ऊपर के साइड। लेकिन हमको पता है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर जाएंगे यानी कि अपने एटमॉस्फेयर में जाएंगे, एल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर लो है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? लो है, तो प्रेशर क्या होगा? बोलो। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। अब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। अब जैसे गर्म विंड यहां तक आया, वो गर्म विंड अब ठंडा हो गया, तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट ज्यादा हो गया। क्या हो गया? प्रेशर ज्यादा हो गया। अब धीरे धीरे ये विंड सिंक करना स्टार्ट करेगा, लेकिन नीचे जाएगा तो नीचे तो गर्म सरफेस मिलेगा इसको। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इधर ढूंढता है, तो यहाँ पे इसको मिलता है इसके ऊपर लो प्रेशर। क्या मिलता है? लो प्रेशर। तो विंड यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक गया, विंड यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर गया, और फिर ये विंड यहां पे लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये विंड है जो नीचे क्या करेगा? फॉल करेगा, अर्थ के सरफेस पे आएगा। क्या होगा? विंड अर्थ के सरफेस पे आएगा, और फिर ये विंड अर्थ के सरफेस पे टकराने के बाद हाई टू लो आएगा, यानी कि ऐसे आएगा। अब जो ये विंड है, इस विंड को हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड। अब हम लोग इस विंड को क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड। देखो, अगर अर्थ रोटेट नहीं करता, अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो ये ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन होता ना, वो डायरेक्शन कैसा होता? सीधा होता, ऐसे आता, विंड डायरेक्ट ऐसे आता। लेकिन सीधा ना होने के कारण ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। किसके कारण? तो अर्थ के रोटेशन के कारण अर्थ पे एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग कैरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। उस कैरियोलिस इफेक्ट के कारण ये विंड है अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, और इस विंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं। तो पढ़ो, यहाँ पे दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है? सही आंसर है। ट्रेड विंड हमारा क्या है? सही आंसर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही है, कोई दिक्कत है? बोलिए। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और रेगुलर देखिएगा तो कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।